हेलो। हाय गाइस, आज अपना अमलगमेशन का क्लास नंबर थर्ड और अमलगमेशन की क्लास नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में हमने बात करी थी परचेज कंसिडरेशन की। और परचेज कंसिडरेशन हमने निकालना सीखा था नेट पेमेंट मेथड के थ्रू, जिसमें हमने आईसीआई की बुक के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक के क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने सॉल्व हमारी क्लास में कर लिए थे। और मैं इतना तो मैं आपको बिलीव दिला सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए इजी हो गया होगा। आज हम हमारी जो क्लास का टारगेट होगा वो होगा बेसिकली, आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर थर्ड है, नेट असेट मेथड का आज हमारा टारगेट होगा, नेट असेट मेथड का। ठीक है। ठीक है, तो आज अपनी क्लास नंबर थर्ड, क्लास थर्ड है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास नंबर थर्ड में जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेट असेट मेथड। क्लियर? यस सर। और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लास नंबर 1 एंड जो क्लास नंबर 2 है, आपकी दोनों क्लासें यूट्यूब पे है। और दोनों क्लासों में हमने नेट पेमेंट मेथड कवर किया था, जिसमें हमने हमारे आईसीआई की बुक के एग्जाम्पल्स भी कवर किए थे। आईसीआई के बुक के एग्जाम्पल्स में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 4 तक के कवर कर लिए थे। और उनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैं आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप हमारी जो क्लास की जो नोटिंग होती है उसको भी आप ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे नेट असेट मेथड की। तो नेट असेट मेथड में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम नेट असेट मेथड, नेट असेट कैसे निकालते हैं। आपने अभी तक नेट असेट निकाला होगा अपने एस एफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी निकाला होगा और आप पार्टनरशिप में भी निकालते होंगे। तो नेट असेट में जो बेसिकली आपका जो होता है वो नेट असेट के अंदर आपका होता है कि आपके सन्ड्री असेट, जो आप सन्ड्री असेट्स जो आप ले रहे हो, सन्ड्री असेट्स टेकन एट द रेट फेयर वैल्यू। एट द रेट कौन सी फेयर बोली मैंने सर? फेयर वैल्यू। सन्ड्री असेट टेकन एट द रेट फेयर वैल्यू। इसमें से सर आपको क्या माइनस करना है? माइनस करना है सन्ड्री लाइबिलिटी टेकन एट द रेट फेयर वैल्यू। क्लियर हुआ लॉजिक? यस सर। और क्या क्या माइनस करना होता है सर? हमारे को इसमें से माइनस करना होता है, अगर कोई भी सर हमारी अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, कॉन्टिजेंट जो लाइबिलिटी होती है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एट द रेट फेयर वैल्यू, आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखते रहिए। फिर आपको इसमें से माइनस करना होता है जो भी आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, कोई अगर आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है अगर कोई आपकी, तो वो भी आपकी क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है एट द रेट फेयर वैल्यू। और आपके कोई जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स होते हैं, मैंने क्या बोला आपके, एक मिनट, आपके जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स होते हैं, क्या बोला मैंने? आपके जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स होते हैं एट द रेट फेयर वैल्यू। क्लियर? यस सर। तो सर ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास आ जाता है सर पेमेंट,
किसको पेमेंट होगा? ये पेमेंट आएगा फॉर ओनर्स। क्या वर्ड लिखा सर मैंने? ओनर्स का पेमेंट आएगा। क्या वर्ड लिखा सर मैंने यहाँ पे? ओनर्स का पेमेंट आएगा। इसमें से अगर मैं सर माइनस कर दूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट, कि मैंने भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट कर दिया है, मैंने क्या बोला? अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा सर, ये जो आएगा इसे कहते हैं पेमेंट जो शुड बी मेड। क्या होना चाहिए? शुड बी मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ आपको? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर आपको कि आपको कुछ नहीं करना, नेट असेट मेथड के अंदर आपको एक ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जिसमें मैंने बोला नेट असेट मेथड के अंदर सन्ड्री असेट टेकन एट द रेट फेयर वैल्यू। जो भी आप सन्ड्री असेट ले रहे हो वो एट द रेट फेयर वैल्यू पे, जो भी आप लाइबिलिटीज ले रहे हो एट द रेट फेयर वैल्यू पे वो आपको माइनस करनी है, जो आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है उसकी फेयर वैल्यू माइनस करनी है, जो आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसकी फेयर वैल्यू माइनस करनी है, और जो आपके अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू आपको ऐड करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेमेंट फॉर ओनर्स। क्या वर्ड लिखा मैंने? ओनर्स वर्ड लिखा। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट, तो मेरे पास क्या आएगा? पेमेंट शुड बी मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इसको मैं, चलो ऐसा करता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है? एक सेकेंड, ये जो आएगा वो सॉरी प्लस नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, तो ये क्या बचेगा सर हमारे पास? ये जो आएगा हमारे पास वो आएगा पेमेंट शुड बी मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। आई बात समझ में? कौन सा वाला? ये जो पेमेंट है वो पेमेंट आपका क्या आएगा? पेमेंट जो किसको किया जाना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाना चाहिए। क्या आपको यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, यहां तक का लॉजिक आपको क्लियर हुआ? यस सर। अब कुछ मैं आपको बातें बता देता हूं कि नेट असेट मेथड को यूज करते समय आपको किन बातों का और ध्यान में रखना है। नोट, कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नोट नंबर 1 कि आपको प्रपोज्ड डिविडेंड को इग्नोर करना है। क्या बोला मैंने? प्रपोज्ड डिविडेंड को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। प्रपोज्ड डिविडेंड विल बी इग्नोर्ड। पहला नोट क्लियर? यस सर। जो दूसरा नोट है वो आपको ध्यान में रखना है, क्या? जो फिक्टिशियस असेट्स है, क्या बोला मैंने आपको? फिक्टिशियस जो असेट्स होती है वो भी आपको क्या करनी है? आर इग्नोर्ड। फिक्टिशियस असेट्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे मैं कहता हूं पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं फिक्टिशियस असेट्स की बात करता हूं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। आई बात समझ में? यस सर। तीसरा जो आपको इंटर जो कंपनी डेप्ट होते हैं, क्या बोला मैंने? जो इंटर कंपनी डेप्ट होते हैं उनको भी क्या करना है? आपको इग्नोर करना है। तो मतलब अगर आप जब नेट असेट लोगे, नेट असेट में जब आप असेट्स लोगे, मैंने क्या बोला? जब नेट असेट में आप असेट लोगे, क्या फिक्टिशियस असेट को कंसीडर करोगे? नहीं करोगे। क्या इंटर कंपनी डेप्ट को कंसीडर करोगे? सर हमारे को मतलब ही नहीं है कि इंटर कंपनी डेप्ट नाम की भी कोई चीज होती है। क्या करते समय? वाइल कैलकुलेटिंग करते समय, क्या बोला मैंने? वाइल कैलकुलेटिंग करते समय। किस चीज को कैलकुलेट करते समय? वाइल कैलकुलेटिंग करते समय किस चीज को सर? परचेज कंसिडरेशन थ्रू अबव मेथड। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर जब हम अबव मेथड से हमारे परचेज कंसिडरेशन को निकालेंगे तो हमारे को इंटर कंपनी डेप्ट से कोई मतलब नहीं होगा। यहां तक की बात समझ में आती है? क्लियर? यस सर।
अब कुछ सर इसके अंदर जो अगला नोट है मैं वो आपको लिखवा देता हूं, अगला नोट भी। नोट नंबर 4 जो आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड नोट है, इस नोट को भी सर आप समझ लीजिएगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड नोट को क्या लिखा हुआ है सर? जनरली जो हम इन्वेंट्री को लेते हैं, क्या लिखा हुआ है सर? जनरली हम जो इन्वेंट्री को लेते हैं, इन्वेंट्री विल बी टेकन एट द रेट फेयर वैल्यू। ठीक है सर, क्लियर? यस सर। बट सम टाइम, कुछ समय, इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? देयर इज अनरियलाइज्ड गेन या लॉस। क्लियर? देन we shall deduct such gain and add such loss and add such loss from inventory at the rate फेयर वैल्यू। सर ये जो नोट है, जो मैंने ये नोट लिखवाया है, ये जो नोट है सर, ये नोट एक स्पेशल नोट है जो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो सर आपके आईसीआई के स्टडी मैट में नहीं है। ये आईसीआई का जो पीएम था, ओल्ड सिलेबस के लिए जो पीएम था, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, उसके लिए ये मैंने नोट लिखवाया है। वो क्वेश्चन भी हम हमारी क्लास में कवर करेंगे एक बार आईसीआई के स्टडी मैट होने के बाद, तो ये नोट आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि आपको अनरियलाइज गेन भी गिवन है, अनरियलाइज लॉस, जो भी एज द केस में भी कोई एक ही चीज होगी, या तो अनरियलाइज गेन होगा या लॉस होगा, तो हम उस गेन या लॉस को डिडक्ट करेंगे। क्या बोला मैंने? डिडक्ट करेंगे। किस में से? फेयर वैल्यू में से डिडक्ट करेंगे। अब हाउ मच अमाउंट, क्या बोला मैंने? हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर कोई बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहता है उस पीएम के क्वेश्चन को तो वो कर सकता है। क्लियर? यस सर। तो कितना अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे मैं बताता हूं सर आपको। हम करेंगे सर, जो ये आपका लिख रखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोला मैंने आपको? जो आपका क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो इन्वेंट्री है, उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे जीपी ऑन सेल, तो सर एक तरीके से क्या निकल आएगा ये हमारे पास? कोई बता सकता है क्या निकल आएगा सर? ये निकल आएगा सर हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस। समझ में आई बात? यस सर। और इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? हम माइनस करेंगे इन्वेंट्री को जितने प्रोपोर्शन में लिया है। क्या बोला मैंने? इन्वेंट्री को जितने प्रोपोर्शन में लिया है, ठीक है, वो माइनस करेंगे। और वो कैसे निकालेंगे सर? कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस टेकन परसेंटेज। क्लियर क्या? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास? ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास? ये आ जाएगा सर हमारे पास इन्वेंट्री। क्लियर? तो क्या आपको ये समझ में आया नोट इन्वेंट्री वाला? यस सर। तो ये था सर हमारा नेट असेट मेथड, जिसकी मैंने पूरी आपको नोट मेकिंग करवा दी है। अब मैं आपको नेट असेट मेथड का कॉन्सेप्ट समझाता चलता हूं, ताकि फिर हम क्वेश्चन कर सकेंगे। क्लियर?
यस सर, ठीक है। तो सर नेट असेट के अब अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो नेट असेट है सर, नेट असेट मेथड में सर हम क्या करते हैं, नेट असेट बोले तो सर असेट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो सर हमने क्या क्या ले ली, सन्डी असेट ले लिया, किस वैल्यू पे लेंगे, फेयर वैल्यू पे लेंगे। सन्डी लायबिलिटीज ले ली, किस वैल्यू पे लेंगे, फेयर वैल्यू पे लेंगे। कौन सी को कंसीडर करेंगे सर, जो टेकन है, क्या वर्ड लिखा हुआ है सर यहाँ पे, टेकन। जो हम असेट या लायबिलिटी लेंगे वो ही कंसीडर की जाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आई बात समझ में। कंटीजेंट लायबिलिटी एट द रेट फेयर वैल्यू, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एट द रेट फेयर वैल्यू, अनरिकॉर्डेड असेट एट द रेट फेयर वैल्यू। तो सर ये किसका पेमेंट निकलेगा, ये निकलेगा सर ऑनर्स का पेमेंट, कि ऑनर्स को इतना पेमेंट किया जाना चाहिए। समझ में आई बात, आई या नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट माइनस कर देंगे, ये कर दिया। तो ये क्या बचेगा सर हमारे पास, ये बचेगा पेमेंट जो में किया जाना चाहिए था टू इक्विटी शेयर होल्डर को। बट अब आपको कुछ नोट्स आपको ध्यान रखने हैं इसकी कैलकुलेशन करते समय, कि प्रपोज डिविडेंड को हमेशा आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट एन लायबिलिटी। आपको जो फिक्टिशियस असेट्स है उसको भी इग्नोर करना है। फिक्टिशियस असेट के एग्जांपल जैसे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई बात समझ में, यस सर। फिर आपको क्या करना है सर, जो ये इंटर कंपनी डेप्ट होता है उसको भी आपको इग्नोर करना है। मतलब ये मानना ही नहीं है कि कंपनी में इंटर डेप्ट है, आपको तो बस जो डेटा गिवन है उससे आपको पीसी कैलकुलेट करना है। लास्ट है सर इन्वेंट्री का नोट। ये जो इन्वेंट्री का नोट है वो सर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पीएम जो है ओल्ड सिलेबस की, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, वहां से आपको क्लियर होगा। वो क्वेश्चन भी हम हमारी क्लास में कवर करेंगे। तो जनरल इन्वेंट्री जो होती है आप हमेशा उसको फेयर वैल्यू पे लेते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अनरियलाइज गेन गिवन है, या फिर अगर आपको अनरियलाइज लॉस गिवन है, तो आपको उस लॉस को या गेन को क्या करना पड़ेगा सर, डिडक्ट करना पड़ेगा। कहां से डिडक्ट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू में से। सर कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे, हाउ मच अमाउंट सर हम जो डिडक्ट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे सर, आपका अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस निकाल लोगे, वो कैसे निकलेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय जीपी ऑन सेल। क्लियर, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, इन्वेंट्री के जितने प्रोपोर्शन में लिया है, दैट मींस कि सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस 100 इंटू परसेंटेज। क्लियर हुई क्या बात, यस सर क्लियर। तो ये जो चीज है सर इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कवर कराऊंगा। तो इस चीज को छोड़ के बाकी जो चीज है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में इस इन्वेंट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कवर नहीं है। ओल्ड सिलेबस की जो पीएम है उसके अंदर ये वो क्वेश्चन कवर है। तो सर अब हम बात करेंगे हमारे आईसीआई के एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चंस की। बट सर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ, कुछ और चीजें आपको क्लेरिफाई करवाना चाहता हूँ मैं, कुछ और जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं, कुछ और स्पेशल जो पॉइंट्स हैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, यस सर, कर लेते हैं सर अपन, ठीक है, ठीक है सर। ये देखो सर कुछ स्पेशल केस है जो आपको सर ध्यान रखने पड़ेंगे जब आप क्वेश्चन करो। तो सर इन स्पेशल केसेस का ध्यान रखना, जो सिर्फ किसके रिगार्डिंग है सर, ओनली रिगार्डिंग लायबिलिटी। स्पेशल केसेस रिगार्डिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी के रिगार्डिंग सर कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे सर आपको मे बी मतलब डिफिकल्टी हो सकती है। क्या हो सकती है सर, डिफिकल्टी हो सकती है। क्या फाइंड आउट करते समय, इन फाइंडिंग आउट, क्या फाइंडिंग आउट करते समय, फेयर वैल्यू। क्या सर, फेयर वैल्यू ऑफ ए लायबिलिटी। सर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू फाइंड आउट करते समय क्या परेशानी आएगी, उस परेशानी को सर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं आपको कुछ केसेस बनवा रहा हूं। केस नंबर 1, पहले हम बात कर लेते हैं केस नंबर 1 की, ठीक है सर। आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं सर आपको केस नंबर 1 में, कि सर जो डिवेंचर है उसकी जो फेस वैल्यू है, क्या बोला मैंने, डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है। और मैंने बोला कि जो शेयर्स है, मैंने क्या बोला, जो शेयर्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू है, क्या बोला मैंने, उनकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। फिर आगे मैं बोलता हूं, मैंने क्या कहा कि ये जो 10% डिवेंचर है, क्या बोला मैंने, 10% डिवेंचर्स आर रिडीम्ड, वर्ड पे ध्यान देना, आर रिडीम्ड एट 10% premium by issuing 10% premium
बाय इशूइंग शेयर्स एट पार। ये एक मैंने केस दे दिया आपको। तो अब इसका आप मुझे बताओगे क्या फेयर वैल्यू होगी? सॉल्यूशन कोई बता सकता है मेरे को इसकी? फेयर फेयर वैल्यू क्या होगी? फेयर वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है सर मेरे को इसकी फेयर वैल्यू? सर इसकी जो फेयर वैल्यू होगी वो होगी सर 100 रुपए, तो इसकी फेस वैल्यू है, वो तो हमारे को देना ही देना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। प्लस हम उसको क्या बोला गया सर यहाँ पे क्वेश्चन में, हम उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर ऐसे हो गया कि हम उसको 10% और फ्री में देंगे। तो इसका मतलब सर हम उसको कितने रुपया देंगे? 110 रुपए लेंगे। 110 रुपए देंगे नहीं देंगे? यस सर। तो जो 110 रुपए है वो हमारी क्या हो गई सर? लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। क्लियर क्या? यस सर। जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे तो ये 110 को कंसीडर करेंगे। क्या केस नंबर 1 क्लियर? क्या? यस सर, केस नंबर 1 क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की। ऊपर सेम वाला केस लेता हूं मैं, डिवेंचर जिसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी 100 रुपए, मतलब फेस वैल्यू मतलब बुक वैल्यू एक तरीके से आप अभी ये मान सकते हो। और जो शेयर्स थे उसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी 10 रुपए। फिर मैंने बोला जो 10% डिवेंचर्स थे उनको आर टू बी रिडीम्ड, क्या बोला मैंने? आर टू बी रिडीम, आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग करके शेयर्स एट 10% प्रीमियम पे। हाँ, ये क्या बोल दिया मैंने सर? समझे इसका मतलब? इसका सॉल्यूशन करें। अब मुझे बताना है इसकी क्या होगी। इसके अंदर सर मैंने क्या बोला? 10% डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा 10% प्रीमियम पे बाय इशूइंग करके शेयर्स। यहां तक का क्वेश्चन सेम था, यहां तक का क्वेश्चन जो हमने केस नंबर 1 लिखा, यहां तक का क्वेश्चन जो केस नंबर 1 लिखा वो एकदम पूरा सेम था। बट लेकिन यहां पे हम शेयर कैसे इशू कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। यहां पे हम शेयर कैसे इशू कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जब भी हम शेयर को 10% प्रीमियम पे, जब भी मतलब अगर क्वेश्चन में आपको शेयर प्रीमियम पे इशू करवा रहा है तो आपकी डिबेंचर की जो फेयर वैल्यू होगी, क्या बोला मैंने? डिबेंचर की जो फेयर वैल्यू होगी सर, डिबेंचर की जगह बॉन्ड भी हो सकता है और अदर कोई लायबिलिटी भी हो सकती है। डिबेंचर की फेयर वैल्यू तो सर 100 रुपए तो अपन को उसको देने ही देने, ये तो वो लेगा ही लेगा, आप चाहे उसको एक्स्ट्रा पैसा दो या मत दो, प्रिंसिपल अमाउंट तो लेगा ही लेगा वो। प्लस आप उसको 10% प्रीमियम और दे रहे हो, तो एक तरीके से आप उसको 110 रुपए दे रहे हो। और 110 रुपए देने के लिए आप उसको क्या करोगे? शेयर इशू करोगे, करोगे नहीं करोगे? और हर एक शेयर की इशू प्राइस कितनी हो जाएगी? जो इशू प्राइस कितनी होगी शेयर्स की? इशू प्राइस ऑफ शेयर कितनी हो जाएगी सर? मेरे हिसाब से 10 + 10% इक्वल टू 11 रुपए। तो मैं डिवाइड बाई 11 कर दूंगा तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो 10 है वो मेरे क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको? मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने क्या बोला आपको? यस सर, समझ में आ गया। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की वही 10% डिबेंचर है हमारे, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, 100 रुपए सॉरी। जो शेयर्स हैं इनकी जो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करता हूं तो वो 10 रुपए है। फिर मैंने क्या बोला? जो 10% डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स हैं वो आर टू बी रिडीम्ड, क्या किए जाएंगे? आर टू बी रिडीम्ड एट पार बाय इशूइंग शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ओके, नाउ मुझे कोई बताएगा अब इसमें इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी डिवेंचर्स की? इसकी क्या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू होगी? कोई बता सकता है मेरे को? सर 100 रुपए तो अपन को उसको देना ही देना है। क्या कोई प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है क्या सर? क्वेश्चन में पढ़ो आप।
क्या कोई प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है क्या? नहीं सर। एट पार पे मतलब सर जितना आपका पैसा था उतना ही पैसा दे रहे हैं, कुछ भी हम हमारी तरफ से सेवा भाव 0 रुपए है, तो कितना रुपए उसकी लायबिलिटी हो गई? 100 रुपए। हम इसको कैसे दे रहे हैं? बाय इशूइंग करके क्या? शेयर्स। ठीक है, तो शेयर की इश्यू प्राइस कितनी होगी, कोई बता सकता है मेरे को? यस सर, 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, प्लस 10% का प्रीमियम, तो मैं कह सकता हूँ 11 रुपए इसकी इश्यू प्राइस हो गई। डिवाइड बाई 11 करेंगे तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। यस सर, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आया हमारे पास? 9.99 के करीब शेयर्स आ गए। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 9 पॉइंट डैश डैश, जो भी आएगा वो आपके पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर। तो क्या आपको ये तीनों केस समझ में आए? यस सर। तो क्या अब आप कभी गलती नहीं करोगे डिवेंचर्स की या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते समय? यस सर, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। तो सर मैं आपको क्रक्स लिखवा दूं इसका। क्या सर? क्रक्स लिखवा दूं मैं इसका कि बेसिकली फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। क्या बोला मैंने? मैं आपको इसका क्रक्स लिखवा देता हूं, बेसिकली फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं क्रक्स लिखवा देता हूं, फेयर वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में। फेयर वैल्यू का मतलब होता है द अमाउंट विच इज टू बी पेड, जिसे पे किया जाएगा, या टू बी रिसीव्ड, जिसे रिसीव किया जाएगा। असेट के केस में रिसीव होता है, लायबिलिटी के केस में पेड होता है, तो वही हमारी क्या होती है? फेयर वैल्यू, जिसे आज हम क्या कहते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में? मार्केट वैल्यू। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब सर आपका एक और कॉन्सेप्ट बचता है नेट असेट मेथड में ही है, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कहते हैं सर हम इसे? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब सर ये कैसे कैलकुलेट होती है? बहुत इजी है सर इसको कैलकुलेट करना, कुछ भी नहीं है। आपने नेट असेट निकाली, हाँ सर नेट असेट निकाली, कैसे निकाली सर? असेट माइनस लायबिलिटी करके, जो आपने अभी ऊपर बताया हमारे को। मैं इधर और लिख देता हूं, एक्सप्लेन्ड अबव। एक्सप्लेन्ड अबव हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था उसको। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है सर आपको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट। हाँ सर किया था, हमने किया था ऊपर। तो ये क्या आता है सर आपके पास? ये क्या आता है सर आपके पास? सर ये आ जाता है एक तरीके से आपके पास इक्विटी शेयर्स का आइडियल पेमेंट। आइडियल पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं सर एक्चुअल पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आइडियल पेमेंट की बात कर रहा हूं कि इतना पेमेंट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होना ही चाहिए। और सर हम इसे ही कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। हम इसे ही क्या कहते हैं सर? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर हुआ क्या? आप चाहे तो सर इसे, जो मैंने नोट्स लिखवाए थे ऊपर, आप इसे यहां भी अपडेट कर सकते हैं कि ये जो होता है हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? यस सर। तो क्या सर अब आप आईसीआई की बुक के क्वेश्चनों को कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। अब मुझे एक और चीज समझानी है सर आपको, एक चीज जो ये समझानी है कि सर कब एप्लीकेशन आएगा नेट असेट मेथड का। एप्लीकेशन ऑफ नेट असेट मेथड, कि आपको कब अप्लाई करना है आपका नेट असेट मेथड, कब? सर पहला पॉइंट, व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाई, मतलब जब क्वेश्चन ही भगवान हो। क्या बोला मैंने? जब क्वेश्चन ही भगवान हो तब। तब अपना सर एक्स्ट्रा दिमाग यूज मत करना, जब क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि आपको नेट असेट मेथड यूज करना है तो आपको नेट असेट मेथड ही यूज करना होगा। सर सेकंड कब यूज करेंगे हम हमारे? व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज गिवन। सॉरी इसको थोड़ा सा आप सही करना, ऐसे नहीं लिखेंगे सर हम, इसको कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। When intrinsic method is asked, समझ में आया? तीसरा, when net payment method can't apply, जब हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते नेट पेमेंट मेथड को, तो बचा कौन? नेट असेट मेथड। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर लॉजिक क्लियर है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं सर इसके अंदर, ताकि सर आज हम हमारी क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी
तो उसके अंदर हम हमारे क्वेश्चनों को कर सकेंगे। यस सर, क्लियर? ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सर ध्यान रखना, आइडियल पीसी, अब फॉर्मूले से हमेशा आइडियल पीसी ही निकलेगा। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे हमेशा आइडियल पीसी ही निकलेगा। उसमें से आप माइनस करना एक्चुअल में कितना पीसी दिया है। आपका एक्चुअल पीसी क्या था, दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर सर सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस या तो क्या होगा गुडविल या फिर क्या होगा सर कैपिटल रिजर्व। अब हमारे को कब पता चलेगा कि सर वो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? सही बात है, ठीक है। जय लेट सपोज मैंने बोला कि जो आपका आइडियल है वो 50 रुपए था, बट आपने जो एक्चुअल में पे करा वो आपने करा 60 रुपए पे। तो सर आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करे होंगे? क्योंकि सर उसकी गुडविल होगी। आई बात समझ में? यस सर। तो मतलब मैं आपको एक नोट दे दूं यहाँ पे, यस सर, कि अगर आइडियल ज्यादा है एक्चुअल से तो क्या आएगा? गुडविल। लेकिन अगर आइडियल लेस देन है एक्चुअल से तो क्या आएगा सर? यहां आएगा गुडविल और यहां आएगा आपका सी आर। यहाँ क्या आएगा सर आपका? सी आर। जैसे आइडियल 50, अब इस एग्जांपल को जैसे आइडियल 50 था, एक्चुअल 60 था, मतलब आपका एक्चुअल ज्यादा है तो मैंने क्या बोला? गुडविल आ गई। मान लो अगर यहीं पे 50 होता और यहाँ पे 40 होता तो मतलब आपका आइडियल ज्यादा है, तो 10 का क्या आ जाती है आपके? कैपिटल रिजर्व। क्लियर हुआ? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ आपको कि अपन को कैसे करना है? ठीक है। अब हम बात करते हैं सर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स की। सर अब आईसीए की बुक में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैं आपको करवा सकूं। मतलब सर अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आईसीए के बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बट फिर भी अपन ट्राई करते हैं कि मे बी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं सर।
सॉरी गाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में। तो अब अपन या तो अपन आगे अपने कॉन्सेप्ट को मूव ऑन करते हैं, ताकि क्योंकि जो क्वेश्चन है अपने आईसीआई की स्टडी मटेरियल में वो एक अदर कॉन्सेप्ट के साथ मिले हुए हैं नेट एसेट मेथड के। तो मेरे को पहले वो कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करवाना पड़ेगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ठीक है, तो सर मेरा जो अगला टॉपिक आएगा, मेरा जो ये अगला टॉपिक है वो है सर आपका हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? ए बैलेंस शीट, कि हम कैसे प्रिपेयर करें बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। तो सर इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टेप्स सर आपको कुछ बहुत हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर ए बैलेंस शीट फॉर्मेट। क्लियर? यस सर। जो स्टेप नंबर सेकंड है आपकी, वो है इन विच, जिसमें आप क्या करोगे, पुट कर दोगे क्या, ऑल डेटा, जितना भी डेटा है ऑफ एक्वायरिंग कंपनी का। एक्वायरिंग कंपनी का जो भी आपको लगता है डेटा है वो पूरा के पूरा आप उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर डाल दीजिए। क्लियर? फिर क्या कर दीजिए सर, आप एडिशन कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए इन अबव डेटा में एट द रेट फेयर वैल्यू। किस चीज का एडिशन? किस चीज का एडिशन? आइटम्स ऑफ सेलिंग कंपनी। भाई जो भी हम असेट ले रहे हैं, जो भी कुछ भी ले रहे हैं, अपन उसको क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको, मैं बता दूंगा यहाँ पे। आप स्टेप नंबर 4 की जगह आप इसको ऐसा करो, आप इसको नोट लिख लीजिए। कुछ नोट हैं, एक मिनट सर। कुछ नोट लिख लीजिए सर आप। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल ऑफ सेलिंग कंपनी नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल ऑफ सेलिंग कंपनी नहीं लेंगे। क्लियर? यस सर, शेयर कैपिटल ऑफ सेलिंग कंपनी नहीं लेंगे। दूसरी चीज और क्या नहीं लेंगे, जो उनके रिजर्व होते हैं, सरप्लस होते हैं, वो भी नहीं लेंगे। स्टेप नंबर 4, सर जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो भी नहीं लेंगे। क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 4 क्या था? अब सर स्टेप नंबर 4 में ध्यान रखना, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या बोला मैंने? ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लेंगे। ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स विल बी टेकन ओवर। क्या बोला सर? अभी तो आपने सर बोला रिजर्व सरप्लस नहीं लेंगे, आप बोल रहे हो आप ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व लेंगे। ये वर्ड बोला मैंने, क्या लेंगे? ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व लेंगे। और सच अमाउंट को क्या करेंगे, अपन इस अमाउंट को ऐड करेंगे किसके अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। और उतने ही अमाउंट को एंड सेम जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिटेड कर देंगे। डेबिटेड मतलब सर शोन एज असेट, या तो आप उसे असेट की तरह दिखा दीजिए, शोन एज असेट। किस नाम से सर? अमलगमेशन
एडजस्टेड रिजर्व। समझ में आई बात? क्लियर हो गया क्या? मतलब सर एक तरीके से इम्पैक्ट तो नील पड़ ही गया ना, एक तरीके से आप देखो तो इम्पैक्ट आपका नील पड़ गया। हाँ सर, क्लियर हुआ? यस सर। अब सर आप मुझे बताइए कि यार ये स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं? मैंने क्या बोला, मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन सी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं? मैं बता देता हूं, जैसे आपको कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व के एग्जांपल, एक्सपोर्ट अलाउंस जो होता है, आपका जो टी से रिलेटेड जो भी अलाउंस होते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है, ये तीनों आपके क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं। क्लियर? यस सर। मैं आपको दो तीन चीजें और क्लियर करवाना चाहता हूं, कुछ और नोट्स हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभार हमारे को पता ही नहीं चलता रिजर्व वर्सेस लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? कभी कभार हमारे को पता ही नहीं चलता कि वो रिजर्व है या लायबिलिटी है। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इसका ये इंपैक्ट आएगा, मान लो कोई चीज लायबिलिटी है और आपने उसको रिजर्व मान लिया और आपने उसको अगर परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया तो आपका पीसी गलत, तो आपका क्वेश्चन गलत। समझ में आई? और कोई चीज लायबिलिटी है और कोई चीज रिजर्व है, आप क्या बोला मैंने, अगर कोई चीज रिजर्व है और आपने उसको लायबिलिटी मान के पीसी में कैलकुलेट कर लिया तो भी आपकी चीज गलत, क्वेश्चन गलत। समझ में आई बात? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज लायबिलिटी और कौन सी चीज आपकी रिजर्व है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जो मेनली कंफ्यूजन होता है। जो आपका शेयर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन जो अकाउंट होता है वो आपका रिजर्व होता है। आपका जो ये प्रोविडेंट फंड होता है, आपका जो ये ईपीएफ फंड, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपका जो ये इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपका ये जो WCR है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके लिए अगर लायबिलिटी गिवन है, लायबिलिटी अमाउंट तक वो क्या माना जाता है? आपकी लायबिलिटी। और जो रेस्ट अमाउंट होता है वो क्या माना जाता है आपका सर? रिजर्व। क्लियर? यस सर। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए कि कौन सी चीज आपकी लायबिलिटी है और कौन सी चीज आपकी असेट है। क्लियर बोला? समझ में आई क्या? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। ये रिजर्व वाला क्लियर हुआ आपको? यस सर, ठीक है। स्टेप 5 4 तक लिखा चुका मैं। स्टेप 5 क्या थी? आपने पूरी बैलेंस शीट कर ली, अगर आपकी लायबिलिटी साइड कम पड़ रही है, क्या बोला मैंने? लायबिलिटी साइड अगर शॉर्ट पड़ रही है, कैपिटल रिजर्व मान के रिजर्व एंड सरप्लस में क्या कर दोगे? ऐड। अगर आपकी असेट साइड शॉर्ट पड़ रही है, क्या बोला मैंने? अगर आपकी असेट साइड शॉर्ट पड़ रही है तो आप उसे गुडविल मान के नॉन करंट असेट के अंदर शो कर दोगे। समझ में आई बात? यस सर, क्लियर। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 6। 6 स्टेप्स में आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। बाकी जो मार्केट में टीचर्स होते हैं वो आपको पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना सिखाते हैं, फिर वो आपको डायरेक्टली जनरल एंट्रीज पे लेकर जाते हैं और जनरल एंट्रीज के थ्रू आपको बैलेंस शीट बनवाते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप बच्चों को पहले आप परचेज कंसिडरेशन निकलवा दीजिए, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट बना दीजिए। बैलेंस शीट बना दिया अगर किसी बच्चे ने तो जनरल एंट्री अपने आप बन जाती है। बट हर रेस्पेक्टेड टीचर का अलग अलग तरीका होता है। बट अभी अपन बात करते हैं हमारे वाले तरीके की। स्टेप नंबर 6 में मैंने क्या बोला? इंटरडेप्ट। क्या बोला मैंने सर? इंटरडेप्ट। इंटरडेप्ट को क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, लायबिलिटी में से माइनस करना है और असेट में से माइनस करना है। इंटरडेप्ट का मतलब आप समझते होंगे सर, म्यूचुअल डेप्ट। मतलब आप मेरे डेटर भी हो और आप मेरे क्रेडिटर भी हो, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उसको मैं लायबिलिटी और असेट दोनों में से माइनस कर दूंगा। समझ में आई क्या? यस सर। कब माइनस करूंगा? कि हमेशा माइनस कर दूंगा। ये जो नोट मैं अभी लिखवा रहा हूं ये चीज आपको मे भी समझ में नहीं आए, बट आप इसको फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। मैं इसको अलग ही कलर से लिखवाता हूं। कब माइनस होगा? व्हेन
एक्वायर कंपनी इज ईदर डेटर और क्रेडिटर, या तो वो डेटर हो या फिर क्रेडिटर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए लिमिटेड है और एक आपकी बी लिमिटेड है। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, क्या बोला मैंने, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करती है, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, और आगे और क्वेश्चन सुन लीजिए। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करती है और ए लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर डेटर आता है जो है बी लिमिटेड, कितने रुपया, 1,00,000 रुपए। ठीक है, जो बी लिमिटेड है उसकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर क्रेडिटर आता है आपके ए लिमिटेड 80,000 रुपए। आई बात समझ में? मतलब सर बी लिमिटेड है एंड अदर्स ऑल्सो, यहाँ पे ए लिमिटेड ई है सिर्फ ओनली। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब एक बात बताइए, क्या ये म्यूचुअल डेब्ट है? हाँ सर, ये म्यूचुअल डेब्ट है। क्यों म्यूचुअल डेब्ट है? क्योंकि सर ये डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो माइनस होगा। हाँ सर माइनस करो, बट ये रूल क्या कहता है, कब होगा माइनस? व्हेन एक्वायर कंपनी इज ईदर डेटर या फिर क्रेडिटर। एक्वायर कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड डेटर है क्रेडिटर? सर डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा मिनिमम अमाउंट। तो मिनिमम अमाउंट जब हम माइनस करेंगे तो जो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या दिखेगा, 20,000 रुपए, और जो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या दिखेगा, 0 रुपए। समझ में आया क्या? हाँ सर, मिनिमम अमाउंट माइनस कर दिया अपन। अब मैं आपको एक और केस बताता हूं, केस नंबर 2। लेट्स सपोज ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई ए बी लिमिटेड। तो एक्वायर कंपनी कौन सी हो गई? ए बी लिमिटेड। ए बी लिमिटेड क्या हो गई आपकी? एक्वायर कंपनी। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गया। अब ए लिमिटेड के जो डेटर है, ए लिमिटेड की बुक्स में जो डेटर आ रहा है वो बी लिमिटेड है, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। और जो बी लिमिटेड है उसकी बुक में क्रेडिटर आ रहा है कौन, ए लिमिटेड, कितने रुपए, 80,000 रुपए। क्या अब ये माइनस होगा क्या? नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा। आप इसको नेट ऑफ करके नहीं दिखाओगे, आप इसको नेट ऑफ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एक्वायर कंपनी ए बी लिमिटेड ना तो आपकी क्या है, डेटर, ना ही आपका क्या है, क्रेडिटर। क्लियर हुआ क्या लॉजिक? यस सर। मतलब माइनस कब करना है, माइनस कब करना है, जब आपकी एक्वायर कंपनी या तो वो क्या हो, डेटर हो, या फिर वो क्रेडिटर हो। पहले केस में ए लिमिटेड एक्वायर कंपनी थी जो कि आपकी डेटर भी थी क्रेडिटर भी थी, लेकिन जो बी केस है उसके अंदर जो आपकी ए बी लिमिटेड है जो कि एक्वायर कंपनी है वो ना तो डेटर है ना ही वो क्रेडिटर है, तो इसका मतलब इंटर कंपनी डेब्ट हम माइनस भी नहीं करेंगे। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? क्या आपको समझ में आया बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं? अगर सर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपने ये सारे नोट्स अगर ढंग से समझ लिए, उतार लिए हैं, तो अब अपन हमारी अगली जो क्लास होगी, हमारी जो अगली क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी क्लास नंबर 4, उसके अंदर हम फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का आता है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे, कि आप क्लास 1, 2 एंड जो 3 है, इन तीनों क्लासों के आप नोट्स, एंड जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो क्लास एक बार जरूर गो थ्रू करें। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी को अपने पास रख के सॉल्व करें। सीरियसली बिलीव मी,
इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अमलगमेशंस के क्वेश्चन पे कि आपको सबसे फेवरेट चैप्टर अमलगमेशन वाला लगने लग जाएगा। मेरा रिकॉर्ड है ये कि अमलगमेशन वाला चैप्टर जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों का मैसेज आता है कि सर अमलगमेशन वाला चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। जस्ट फॉलो माई ट्रिक्स एंड माई कॉन्सेप्ट कॉपी। सीरियसली ये चैप्टर आपका जेब में हो जाएगा, 15 से 20 मार्क्स आपकी जेब में हो जाएंगे। क्लियर? तो सर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो आज भी मैंने क्लास में लिखा है, जिस बच्चे का भी छूट गया है क्लास में लिखने से, या जिसने राइटिंग समझ में नहीं आई है, जिसको लिखने में प्रॉब्लम हुई है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पे इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो सर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। टाटा, बाय बाय।